हेलो दोस्तों, मैं गौतम सारस्वत आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए मैंने ये साइंस की एक ऑब्जेक्ट टाइप सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊंगा जो आजकल पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मेरा ये चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना अगर ऐसी वीडियो आपको बार बार चाहिए। वैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये सारा पूरा साइंस आपका ऑब्जेक्ट टाइप करा दूंगा, जिसको आपको साथ साथ में याद करने के लिए मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कितनी होती हैं मनुष्य में? 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 300। कितनी होती है सर? 300 होती है। दोस्तों, कुल टोटल हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 206 है। बच्चों में अगर हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या कितनी है? जो आपका क्रैनियल भाग होता है, ब्रेन को जो ढके हुए होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। ध्यान रखना, 8 है। क्रैनियल भाग में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या तो 24 है, लेकिन इसमें क्या बोला है? पसलियों की संख्या जोड़ी में पूछा है, तो 12 दूना 24। तो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? प्रबल बोला जाए तो कठोर अस्थि कौन सी है? कठोर हड्डी कौन सी है? प्रबल अस्थि या कठोर हड्डी कौन सी है आपकी? तो जबड़े की अस्थि। मजबूत जिसे बोला जाए, मजबूत किसकी है? जबड़े की अस्थि है। तो याद रखना, मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत अस्थि पूछी जाए तो जबड़े की है। तो याद रखना, जबड़े की अस्थि कौन सी है? मजबूत अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? इन्होंने पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है भैया स्टेपिस। क्या है? स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है भैया? ये पाई जाती है आपकी कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो याद रखना, कान में अपनी 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलियम, इंकस, स्टेपिस। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। वैसे कान में पाई जाने वाली हड्डियों को मिस बोन कहा जाता है। MIS। M का अर्थ होता है मैलियम, I का अर्थ होता है इंकस, S का अर्थ होता है स्टेपिस। तो याद रखना, मैलियम, इंकस, स्टेपिस नामक 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? सबसे लंबी। अभी क्या पूछा था उसने? सबसे छोटी हड्डी पूछा था। अब पूछ रहा है क्या? सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो भैया सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। कौन सी है? फीमर है। याद रखना, फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं जांग। जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, जांग की जगह पर पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी भी कहाँ पाई जाती है? ये भी पैर में पाई जाती है। फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। याद रखना, स्टेपिस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भैया, निम्नलिखित में से मानव के पैर में हड्डी नहीं पाई जाती। अभी मैं आपको बताया था, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। फीमर नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है भैया, मानव के पैर में
हड्डियां नहीं पाई जाती। कौन सी जो हड्डी है और जो नाम मानव के पैर में नहीं पाई जाती, तो कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस है। कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पूछा जाए ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो भैया बात करेंगे ह्यूमरस हड्डी की बात करेंगे। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके हाथ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया? हाथ में पाई जाती है। तो याद रखना ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछ लिया, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है भैया? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है आपकी ऊपरी भुजा में। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी है मनुष्य के शरीर में। क्या है भैया? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी कौन सी है आपकी? पैर की हड्डी है ठोस हड्डी है। ठोस होती है पैर की हड्डी। कैसी होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना भैया टीबिया नामक हड्डी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ह्यूमरस पाई जाती है। खोपड़ी में कौन सी पाई जाती है? क्रेनियम, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये सब हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में पाई जाती हैं। तो याद रखना भैया खोपड़ी में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फ्रंटल या पैराइटल जैसे बोला जाए तो पैराइटल नामक हड्डी। इसने पूछा क्या था? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जा रही थी? टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है? कहाँ की होती है वो होती है आपकी जांघ की हड्डी। सबसे लंबी अभी बताया था मैंने आपको, फीमर नामक हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अच्छा, इसके बारे में बात करें, मेरुदंड क्या है? ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, आप बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी क्या होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ये कहाँ पाई जाती है? मेरुदंड में पाई जाती है। मेरुदंड अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो याद रखना भैया मेरुदंड में कौन सी अस्थि पाई जाती है? मेरुदंड क्या होती है? कोश, सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दांत एवं हड्डियों को बनाने वाले तत्वों का नाम बताइए। या पूछा जाए दांत एवं हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पाए जाने वाला तत्व कौन सा भैया? कैल्शियम व फास्फोरस है। कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसके कारण हो जाती हैं? तो भैया वृद्धावस्था में क्या होता है भैया? हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। वो किसके कारण आती है? बुजुर्गों में कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है आपका? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो याद रखना। और क्वेश्चन पूछा जाता है, हड्डियों में क्षयन का रोग है, अगर हड्डियां छन जाती हैं वो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण हड्डियां छन जाती हैं। लोहे की कमी के कारण एक रोग होता है मनुष्यों में, कौन सा है? लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? लोहे की कमी के कारण होता है, या बोला है आरबीसी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? आरबीसी या लोहे की कमी के कारण होता है। तो आंसर इसका क्या हुआ भैया? मनुष्य की सबसे हड्डियां कमजोर होती हैं तो किसके कारण होती हैं? कैल्शियम के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अस्थियों में कौन सा लवण मात्रा उपस्थित होता है? तो अभी बताया था आपको कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ऐसे ही रोजाना मैं वीडियो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको डालता रहूँगा। कांस्टेबल पेपर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत अच्छा आपको ये
क्वेश्चन आते रहेंगे आपके। इसमें से जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो ये विश्वास करें कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ने वाला, आपस में जोड़ता है, क्या जोड़ता है भैया? टेंडन जोड़ता है। क्या जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। क्या जोड़ता है भैया? टेंडन जोड़ता है। ध्यान रखना, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ने वाला कौन सा है? टेंडन। अब बात करें अपन लिगामेंट की, तो लिगामेंट क्या करते हैं? ये भैया अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला तंतु है लिगामेंट, और अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाला तंतु कौन सा है भैया? अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाला तंतु कौन सा है? टेंडन है। दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट, और अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार, 2 बार दांत विकसित होते हैं? इनका कहने का मतलब है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो भैया कितनी है? 20 होती है। आपको बता दें, 20 जो संख्या होती है, 20 जो होती है, उन्हें दूध के दांतों की कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांतों की संख्या कहते हैं। कौन से दांत होते हैं वो भैया? दूध के दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? दूध के दांत होते हैं। इन्हीं को 2 बार दांत आने वाले दांतों की संख्या कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों में दूध के दांत आते हैं 6 माह से 12 साल की एज में। ये सारे दांत आपके झड़ जाते हैं। इन्हीं के स्थान पर नए दांत आते हैं, और इन्हीं को अपन कहते हैं 2 बार आने वाले। पहले आ गए एक बार 20 दूध के दांत, फिर उनके बाद झड़ने के बाद उन्हीं के नए स्थान पर, उन्हीं के स्थान पर नए दांत उगते हैं, उन्हें कहते हैं दूध के दांतों का रूपांतरण। जिन्हें रूपांतरण कहा गया, वो दूसरी वाला आने वाले दांतों की संख्या हो। उसके बाद आपके आते हैं मोलर दांत, जिन्हें अपन कहते हैं विजडम टीथ या बुद्धि के दांत। उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इस हिसाब से टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। 12 और 20 दूध के दांत या 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? वो कह रहा है पाचन पूरी तरह किस अंग में संपन्न होता है? अधिकांश भाग होता तो आपकी सब जगह, आमाशय में भी पाचन होता है, पैनक्रियाज में भी पाचन होता है, बड़ी आंत में भी आपका पाचन, लेकिन पूरी तरह पाचन कहाँ होता है? तो होता कहाँ है भैया? पूरी तरह पाचन होता है छोटी आंत में। तो याद रखना, अधिकांश भाग छोटी आंत में पाचन हो जाता है। यहाँ पैनक्रियास जिसे पतन बोलते हैं अग्नाशय, ये एक सहायक ग्रंथि होती है। पाचन में सहायक ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतः स्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। ये हार्मोन स्रावित भी करती है, एंजाइम भी स्रावित करती है। तो याद रखना भैया, पैनक्रियास एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्य स्रावी, जिसे कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे छोटी आंत होती है जिसमें अधिकांश भाग पूर्णतः पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। लेकिन बात करें अपन जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? छोटी आंत। आमाशय के बारे में पूछा जाए तो आमाशय क्या है? आमाशय को ही अपना पेट कहते हैं। इसमें एंजाइम सब उपस्थित होते हैं। इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है, और इसमें पाचन के लिए आपके 2 एंजाइम पाए जाते हैं और 1 अम्ल पाया जाता है। 2 एंजाइमों के नाम है पेप्सिन और रेनिन, और 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना, ये आगे चल के आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भैया पाचन क्रिया होती मुख से प्रारंभ हो जाती है। मैं आपको बता दूं, मुख में अपने 3 अंग कार्य करते हैं। कितने अंग कार्य करते हैं? 3 अंग कार्य करते हैं, दांत, लार और जीभ। इसमें लार में आपका टाइलिन एंजाइम और माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टेज में तथा माल्टोज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में जोड़ता है। तो याद रखना, पाचन क्रिया स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? मुख में ही हो जाती है। इसके बाद भोजन जब लार के साथ मिल जाती है, उस पदार्थ को कहते हैं बोलस, जो अपने शरीर में बोलस ग्रास नली से होता हुआ आपके आमाशय में पहुंच जाता है।
तो स्टार्टिंग कहाँ हो जाती है? मुख में। उसके बाद भोजन पहुंचता है आमाशय में, उसके बाद आपका पहुंचता है पक्वाशय में, उसके बाद आपका मलाशय में इकट्ठा हो जाता है मल। तो याद रखना इसका आंसर क्या है? पाचन कहाँ से क्रिया प्रारंभ होती है? मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो भैया ये 29 फीट लंबी होती है आपकी, जो आपकी मुख से गुदा द्वार एनस तक रहता है। इससे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? आपकी पाचन नली या ग्रास नली जैसे कहा जाता है। आइसोफेगस से होते हुए आपका गुदा द्वार एनस तक जो पाया जाता है वो आपकी क्या होती है? पाचन नली होती है। कितनी फीट की होती है? ये 32 फीट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, किसके द्वारा किया जाता है? स्टार्च या मंड अभी बताया था मैंने आपको। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है? माल्टेज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? माल्टेज में तोड़ देता है। तो याद रखना भैया, इसका आंसर क्या है आपका? टाइलिन। अब बात करें पेप्सिन की। पेप्सिन आमाशय में पाया जाता है। लाइपेज और एमाइलेज अग्नाशय और छोटी आंत में पाया जाता है। तो याद रखना भैया, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन पर क्रिया करता है। अभी ये किस पर कर रहा है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि मनुष्य के मुख में किस चीज़ का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किस चीज़ का होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं है पाचन तंत्र का? तो याद रखना, पाचन तंत्र में कौन कौन से हिस्सा अंग काम करते हैं? आपका मुख, मुख के बाद आइसोफेगस, आइसोफेगस के बाद आपका आमाशय, स्टमक जिसे बोला जाता है। आमाशय के बाद आपका ड्यूडेनम भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय और यकृत। ये सब क्या होती हैं आपकी? ये सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो यकृत, पित्ताशय, आंत, ये सब क्या है? आपका पाचन तंत्र में हिस्सा करते हैं। लेकिन कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक आंख का भाग होता है। कॉर्निया एक आंख का भाग होता है। तो याद रखना है कॉर्निया कौन सा आंसर है? इसका आंसर सही आंसर क्या है आपका? इसका कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। एंजाइम क्या कार्य करते हैं शरीर में? तो याद रखना ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भैया ये गलत है, ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ऊर्जा कौन प्रदान करता है भैया? ग्लूकोज प्रदान करता है। कौन करता है? ग्लूकोज प्रदान करता है ऊर्जा। तो अपन जो भोजन खाते हैं उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है, वो आपके लिए क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है आपकी? 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज बनता है, जिससे अपन को एनर्जी प्राप्त होती है। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, तो शरीर का ये तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आंसर क्या है? ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रण करता है। भैया तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रण करने का काम करता है मस्तिष्क। कौन कसता है? मस्तिष्क करता है। कौन कसता है? मस्तिष्क करता है। आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है? तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये अपना बोलना, चालना, चलना, फिरना, ये सब क्रियाओं को कौन नियंत्रण कर रहा है? आपका ब्रेन करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यहीं आपकी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। याद रखना भैया। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये शरीर की संरचनात्मक भाग है। तो भैया शरीर का संरचनात्मक भाग क्या होता है? कोशिका होती है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। क्या है भैया? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है भैया? कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो ये आपका आंसर नहीं है। तो बचा कुछ आंसर क्या है आपका भैया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे होते हैं जो भोजन की जो पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं या किसी भी क्रिया को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ोगे उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? दूध में पाए जाने वाली एंजाइम कौन सा पाया जाता है पचाने के लिए? दूध प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम कौन सा होता है?
तो भैया दूध पचाने के लिए एंजाइम पाया जाता है आपका रेनिन। अब बात करें दूध में प्रोटीन, तो दूध में प्रोटीन की बात करें तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो याद रखना भैया, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। वो क्या करती है भैया? केसिन प्रोटीन पर क्रिया करता है कौन? रेनिन एंजाइम। ये केसिन प्रोटीन को तोड़ता है और एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, जिससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब अपन पाचन तंत्र पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप पढ़ना इसको, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पाचन तंत्र से। तो याद रखना, दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करता है रेनिन एंजाइम। अब आता है भैया पेप्सिन एंजाइम। पहले बात करें रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में पाया जाता है। और आपका पेप्सिन एंजाइम भी कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है आपका छोटी आंत में, या अपन बोले जाए अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोप्सिन एंजाइम भी आपका छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? अधिकतम पोषक तत्व, पोषक तत्व की बात कर रहा है, मतलब भोजन में पोषक पदार्थों को कहाँ से अब्जॉर्ब किया जाता है? मतलब खींचा जाता है, कहाँ से लिया जाता है? तो रक्त की रक्त वाहिना कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में। पूर्णतः पाचन कहाँ हो जाता है भैया? छोटी आंत में। वहाँ से पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचा पदार्थ स्टूल कहलाता है। वो स्टूल कहाँ पहुँचता है आपका? स्टूल पहुँचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में से बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण कर लेती है। तो बचा पदार्थ कहलाता है मल, जो अपना मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। तो याद रखना ये चीज़ें। तो पोषक तत्व कहाँ से होता है? छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में कौन सा पाया जाता है? रेनिन एंजाइम। टेनिन और रेजिन कोई एंजाइम नहीं होते, ये दोनों कोई एंजाइम नहीं होते। याद रखना, टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और माल्टेज। कौन कौन से पाए जाते हैं? टाइलिन और माल्टेज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेके चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने में निम्न में से किसका खास आवश्यकता होती है? तो भैया एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम की क्या होती है? आवश्यकता। एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा रोजाना और आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। नए नए क्वेश्चन जहाँ से आपको एक के साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आपका समागम है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे जो कांस्टेबल में आने के चांस हैं इसमें से। तो याद करते चलें साथ साथ में। और कहीं भी डाउट लगे तो एक बार कमेंट जरूर करें कि यहाँ सर गलत हो गया था, बता देना मुझे। वैसे आपको एक्यूरेट राइट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई गलती नहीं रहेगी। फिर भी हम इंसान हैं, कोई गलती हो सकती है, तो बता देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में रक्त का, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण किया जाता है। अभी बताया था कहाँ किया जाता है? छोटी आंत में। कहाँ किया जाता है भैया? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ किया जाता है? तो बताया था भैया प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। लेकिन इसमें आमाशय आंसर ही नहीं है। तो याद रखना, उदर को ही आमाशय या पेट कहा जाता है। उदर को क्या कहते हैं अपन? पेट कहते हैं। पेट को ही आमाशय कहा जाता है। आमाशय क्या कहा जाता है? पेट या उदर को। तो याद रखना, प्रोटीन का पाचन कहाँ हो जाता है? आमाशय या उदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों में अप्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवारें म्यूकस के सुरक्षित रखती हैं। क्या होता है भैया? पहला ऑप्शन है इसका आंसर। क्या है? ये म्यूकस के समान होती हैं। क्या पूछा उन्होंने? स्वयं रसों से अप्रभावित हो जाता है। अप्रभावित मतलब उनकी दीवारें खुद ही खराब होने लगती हैं। आमाशय की दीवारें कैसी होती हैं? श्लेष्मा होती हैं। श्लेष्मा या म्यूकस द्वारा सुरक्षित रहती हैं, इसलिए अप्रभावित रहता है, स्वयं भी अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, मतलब कौन सा अंग विषैले पदार्थों को खत्म करने का काम करता है या मारने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए आमाशय। आमाशय में कौन सा है, क्या करता है आपका, ये क्या कर देता है, विषैले पदार्थों को अंग सूचन करता है, अंग है आमाशय। इसमें आपका HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, जो भोजन में आए हुए विषैले पदार्थ या कीटनाशक जीवाणु बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम करता है। तो याद रखना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, आमाशय में भोजन में आए हुए पदार्थों में विषैले पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन है एक क्या है भैया, एंजाइम मैं अभी बताया था। कहाँ से पाया जाता है, आमाशय से। आमाशय में क्या पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम। रेनिन पेप्सिन आमाशय से निकलते हैं। पेप्सिन एंजाइम बदलता है। पेप्सिन एंजाइम क्या प्रक्रिया करता है भैया, पेप्सिन पर से प्रोटीन पर से पेप्सिन किसको तोड़ देता है, पेप्सिन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। सॉरी, इसमें दो ऑप्शन दे रखा है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। क्या तोड़ता है भैया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। पूरी तरह प्रोटीन पाचन छोटी आंत में हो जाता है। वसा को बसी अम्ल में कौन तोड़ता है, आपका लाइपेज एंजाइम क्या तोड़ता है, वसा को बसी अम्ल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, वसा को बसी अम्ल में। स्टार्च शर्करा किस में टूट जाता है भैया, ये आपका टूटता है ग्लूकोज में। तो कौन तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें टाइलिन एंजाइम आएगा। स्टार्च को माल्टेज में तोड़ता है टाइलिन एंजाइम, वसा को बसी अम्ल में तोड़ता है आपका लाइपेज एंजाइम, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो वो बोल रहा है कि प्रोटीन जो है वो कैसा पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जैसे अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे जटिल कार्बनिक पदार्थ का पाचन तंत्र का काम क्या है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अपन पाचन क्रिया कहते हैं। या इसमें अंग कार्य करने वाले अंगों को पाचन अंग कहा जाता है। तो याद रखना, पाचन में प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जटिल कार्बन प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है, एमिनो अम्ल में टूटता है। और वसा किस में टूटती है, बसी अम्ल में टूटती है। और ग्लूकोज किस में, वो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो याद रखना, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। कौन, एंजाइम। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी वीडियो अगर रोजाना चाहते हो तो बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है भैया, क्या लिखा है, निम्न में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। इसका बहुत अच्छा इंपोर्टेंट, आप ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करे रखता है अपने पास में। कौन है, यकृत। कौन सा है भैया, यकृत है। क्या है भैया, यकृत। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखता है यकृत। पित्त में निम्न में से पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो भैया यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है, लेकिन पित्ताशय में संग्रहित रहता है। तो इसमें तो पित्ताशय दिया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि पित्तरस का स्राव या बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। स्टोरेज कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। नीचे भी दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पित्तरस बाइल जूस जमा होता है, कहाँ होता है जमा, इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, लेकिन निकलता कहाँ से है, यकृत से निकलता है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, बाइल जूस मुख्य कार्य क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तन करता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा परिवर्तन करता है। वसा का पायसीकरण मलसीकरण करता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। उपरोक्त सभी पायसीकरण में छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है पित्तरस बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका रक्त परिसंचरण तंत्र आ गया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, विलियम हार्वे ने। किसने किया, विलियम हार्वे ने। ध्यान रखना, लेडस्टीनर वीनर ने दिया है, कॉर्नवर्ग ने नहीं किया है, ब्राउन ने नहीं किया है, विलियम हार्वे ने। घोड़े की आरबीसी में सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, तो याद रखना विलियम हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे, पेसमेकर आपको बता दें हृदय में लगाया जाता है। ऐसे घुंडी सिरा आलिंद पट्ट जिसे कहते हैं अपन पेसमेकर। साइनो ऑरिकल नोड पेसमेकर जहां लगता है, ये क्या करता है, ध्वनि का नियंत्रण करने का काम करता है। कभी कभी लोगों का हृदय की ध्वनियां खराब हो जाती हैं, तो उनको पेसमेकर क्या करता है, कंपित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर एक डिवाइस होती है जो आपकी ऐसे नोड, एक डिवाइस होती है जो ऐसे नोड पे आपको लगा दिया जाता है। तो याद रखना पेसमेकर का काम क्या है, आगे आएगा। पेसमेकर का कार्य क्या है, ये ध्वनि को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या करता है, ध्वनि को नियंत्रण करने का काम करता है। तो याद रखना पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किसके संबंधित में है। गति के प्रेरक किससे संबंधित है, गति क्या प्रेरक हृदय ही करता है भैया, हृदय से ही है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनियों पर डाला गया दाब ही रक्त दाब कहलाता है। तो भैया धमनियां होती हैं, धमनियों पर डाला गया दाब रक्त दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त द्वारा डाला गया धमनियों पर दाब कौन सा कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा, घट जाता है भैया। सोते समय रक्तदाब क्या होगा, बढ़ जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर मात्रक यंत्र है। रुधिर दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र का नाम क्या है, स्पग्मोमैनोमीटर या ईसीजी या स्टेथोस्कोप या आर्म बैंड। तो स्पग्मोमैनोमीटर क्या है भैया, स्पग्मोमैनोमीटर कौन सा यंत्र है भैया, स्पग्मोमैनोमीटर। अगर पूछा जाए हृदय की ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, हृदय की ध्वनि सुनी जाती है भैया, किसके द्वारा सुनी जाती है हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि किसके द्वारा सुनी जाती है, आपकी स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जाती है। ईसीजी क्या है, ये आपकी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे कहते हैं, अपनी हृदय की ग्राफ लिया जाता है इसमें ईसीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सीरीज अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। रोजाना मैं आपको ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कांस्टेबल, पटवारी, एसआई कोई सा भी पेपर हो, सब में अगर साइंस आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है, एक कृत्रिम हृदय है। क्या है भैया, कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 एक क्या है, कृत्रिम हृदय है।
जो हृदय का प्रत्यारोपण किया क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और भारत में सबसे पहले किसने किया था, तो वेणुगोपाल ने किया था। तो याद रखना जार्विक 7 एकमात्र ऐसा कृत्रिम हृदय है जिससे हृदय का भी प्रत्यारोपण किया गया। हृदय दूसरा लगाया गया है, कृत्रिम मतलब दूसरा लगाया गया, बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ हृदय लगा दिया गया है। तो कृत्रिम हृदय कौन सा है, जार्विक 7। अब आता है भैया लब डब आवाज निम्न में से किस अंग की है। ये तो आप सब समझते हो, अपन कहते हैं लब डब किसकी आवाज है भैया, हृदय की है। सीधी सीधी बात है, कोई आंसर में कोई फंसने का ही नहीं है। किसकी आवाज आती है भैया, लब डब आवाज आती है आपकी, हृदय की आती है। धड़कन जिसे अपन बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन आता है एक बार धड़कने में, एक धड़कन में लगा समय कितना है, लेकिन अपन बोलते हैं 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भैया, 72 बार धड़कता है। लेकिन इसने ये पूछा है कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। लेकिन इसने ये पूछा है एक धड़कन में लगा समय, एक धड़कन जो होती है वो कितना समय लगता है उसमें, एक धड़कन में लगा समय कितना होता है भैया, तो 8 सेकंड, 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। 1 मिनट में कितनी बार हृदय स्पंदन मतलब धड़कना, कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, तो भैया कितनी बार होता है, अभी बता रहा था 72 बार होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, उसका 72 बार धड़कता है। या तो धड़कन को या तो आप नाड़ी बोल दो या धड़कन, कुछ भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की नाड़ी की दर कितनी होती है 1 मिनट में, तो 72 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा बड़ा कर लूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये बोल रहा है मानव हृदय के कितने खंड होते हैं, कितने कोष्ठ या कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखना मानव हृदय के 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 2 आलिंद और 2 निलय। क्या होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो बिल्कुल याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर मापा जाती है। नाड़ी कहाँ मापी जाती है, तो धमनियों में नापी जाती है। कहाँ नापी जाती है भैया, धमनियों में नापी जाती है नाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है। अब स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जिसे बोला जाता है, सिस्टोलिक बोलते हैं संकुचन को, डायस्टोलिक बोलते हैं संकुचन को बोलता है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक शिथिलन बोला जाता है। डायस्टोलिक संकुचन और शिथिलन की क्रिया में मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, मतलब फूलना पिचकने में कितना टाइम लगता है, तो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। 2 तरीके से आता है, 80 से 120 कितना आता है, 80 से 120 या आए 120/80 mmHg। पारे की मात्रा देखी जाती है इसमें। तो याद रखना है इसका, मनुष्य का हृदय रक्तचाप जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो बिल्कुल याद रखना भैया इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा भैया, वैसे ही मान लो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। सामान्य जीवन में लगभग 2 से 3 अरब, 1 अरब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 अरब, 1 से 2 से 3 अरब बार धड़कता है, उसमें कोई सा भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। मानव शरीर में हृदय करता क्या है। ये भैया पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, पंपिंग स्टेशन की तरह, या शरीर को ऊर्जा देना, या तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सबसे मेन काम इसका क्या है, हृदय स्पंदन या पंपिंग करना है। ये पंपिंग करता है, हृदय क्या करता है, ब्लड को विभिन्न अंगों तक भेजने का काम करता है, पंपिंग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शरीर की विशालतम धमनी का नाम बताइए। शरीर की विशालतम धमनी, कैना, वेना केवा, एरोटा, कोशिका, निलय। तो भैया एरोटा सबसे बड़ी धमनी का नाम है एरोटा। ये कहाँ पाई जाती है? हृदय में ही पाई जाती है। हृदय की महाधमनी का नाम है एरोटा। और कोशिका, निलय ये तो कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा? शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है। कौन सी भैया? एरोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7%, शरीर के वजन का 5%। तो इनका राइट आंसर है आपका, मानव शरीर का वजन के 7% क्या होता है? अपने शरीर का रक्त होता है। जिसे अपन बोलते हैं 6 लीटर रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, तो वो कितना होता है? शरीर के वजन का 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक वयस्क रक्त औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान भैया कितना होता है? 7.4। कितना होता है पीएच मान? क्या होता है ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। आएगा जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक बार टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, आपको ऑब्जेक्ट टाइप भी लगवाएंगे साथ साथ में। तो याद रखना पीएच मान क्या होते हैं? फास्फोरस हाइड्रोजन की मात्रा होती है। इसकी खोज, पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। तो ये आता है क्वेश्चन, सोरेनसन ने की थी। तो याद रखना ये क्या करता है? पीएच मान क्या करता है? अम्लीय एवं क्षारीय में परिवर्तन करता है। अगर 0 है तो 0 है तो आपका उदासीन है, 0 से तो 7 है तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो आपका क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। तो ये बताता है ये कैसा है आपका रुधिर? क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव शरीर के रुधिर बैंक कहा जाता है। मानव शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। रुधिर बैंक या ब्लड बैंक जिसे बोला जाता है वो कौन है? तो ब्लड बैंक और रुधिर बैंक कहा जाता है तिल्ली, प्लिया, स्प्लीन। इसमें होता क्या है? रुधिर बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी जो आरबीसी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, 3 रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। कौन सी अस्थि मज्जा से होता है? लाल अस्थि मज्जा से होता है। लेकिन मृत्यु कहाँ होती है? प्लिया में होती है। तो इस कारण से प्लिया क्या कहा जाता है? रुधिर बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर बैंक या तिल्ली, प्लिया, स्प्लीन, इन्हें एक ही नाम है। इनको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान या आप कहें रुधिर बैंक। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रातः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी मिलती है? 70 से 75% क्या पाया जाता है भैया? प्लाज्मा में रक्त की प्लाज्मा में 70 से 75% पाया जाता है जल। प्लाज्मा में से फाइब्रोनेजन प्रोटीन निकाल देते हैं तो बचा पदार्थ सीरम कहलाता है। प्लाज्मा क्या होता है? ये इसमें फाइब्रोनेजन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें से सीरम निकाल लिया जाता है। उच्च तापमान पर इसे अगर रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु भैया कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने के बाद कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है भैया? लोहा है। क्या राइट आंसर क्या है? लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक में होता है क्या पाया जाता है? ये तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता अभी बताया था आपको। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। तो याद रखना भैया, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जीवाणुओं का नाश करता है, रक्ताल्पता का निवारण करता है, लोहे का उपयोग करता है।
भैया ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है क्या, हीमोग्लोबिन का। मुख्य कार्य तो यही है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, किसका घटक है भैया, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स, जैसे अपन कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी को कहते हैं अपन आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया तिल्ली स्प्लीन, जिसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, आरबीसी की कमी को आप एनीमिया कहते हैं, ब्लड की कमी जिसमें आ जाती है एनीमिया रोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, अभी अभी बताया, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो याद रखना, लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु जिसे अपन थ्रोम्बोसाइट, लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट, श्वेताणु आपको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, लोहित कोशिकाएं जिसे बोलते हैं अपन आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौजूदी किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, किसके कारण रक्त शरीर में रक्त जमता नहीं है, नहीं तो बाहर निकालती है रक्त जम जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं जमता है भैया, क्यों नहीं जमता है, क्योंकि भैया इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, फाइब्रोइन प्रोटीन। तो इसका आंसर गलत है, फाइब्रोइन प्रोटीन नहीं है, इसका आंसर क्या है, हेपेरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, लेकिन जमाने के लिए सहायक प्रोटीन का नाम क्या है भैया, फाइब्रोइन प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रोइन प्रोटीन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण। रक्त में क्या पाया जाता है भैया, प्लाज्मा पाया जाता है। तो याद रखना, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौजूदी शरीर में भीतर रक्त जमता नहीं है, किसके कारण नहीं जमता, हेपेरिन नामक पदार्थ के कारण नहीं जमता। लेकिन प्रोटीन का नाम आए तो प्रोटीन कौन सी, फाइब्रोइन प्रोटीन, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है। रक्त का थक्का जमाने में, क्लॉट करने में जब लग जाती है तो ये फाइब्रोइन प्रोटीन फाइबर तंतु बना देती है जिससे जम जाता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो भैया ये अभी अभी बताया था आपको किसके कारण नहीं बनता है, हेपेरिन नामक पदार्थ। देखो आरबीसी, आरआरबी एएसएम में पूछा गया है, गैंगमैन की भी में भी पूछा गया है, बहुत राजस्थान की रेलवे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साइंस से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। खून में उपस्थित कौन सा पदार्थ होता है जो जमने नहीं देता है, तो कौन सा है भैया, हेपेरिन नामक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में प्लाज्मा निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण करता है। तो लिम्फोसाइट कोशिका, मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल्स या एरिनोफिल्स। तो रुधिर प्लाज्मा क्या करता है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। न्यूट्रोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एरिनोफिल्स, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का नाम है। किसका नाम है भैया, डब्ल्यूबीसी का नाम ही है। तो याद रखना, ये बिल्कुल किसके कारण होता है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, एंटीबॉडीज का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका आरबीसी का नाम क्या है। तो इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। एरिनोफिल्स होता है आपका, डब्ल्यूबीसी का ही नाम है एरिनोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो भैया अभी अभी बताया, लाल अस्थि मज्जा में। किसमें होती हैं, लाल अस्थि मज्जा में। याद रखना, तिल्ली क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसमें आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है भैया, कब्रिस्तान या किसे कहा जाता है, प्लिया कोई कब्रिस्तान है, मृत्यु केंद्र या कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान घाट, किसे बोला जाता है आरबीसी का, प्लिया को। तिल्ली स्प्लीन प्लिया एक ही नाम है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है भैया, 120 दिन का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में। मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद मर जाती हैं, कहाँ जाके मरती हैं, प्लिया में। तो प्लिया को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, मानव शरीर में
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अभी अभी बताया भैया, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न निम्नलिखित में किसके द्वारा होती हैं? तो भैया ये भी अस्थि मज्जा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग एसएससी 2011 में, एसएससी 2002 में ये सब पूछे गए हैं, तो ये इसलिए उनको बार बार डाला गया है। ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं उच्च उन्नयन स्तर मानव शरीर में आरबीसी होता है का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा क्या लिखा है, चलो इसको ड्रॉप करते हैं, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इसमें भी ये ऑप्शन आपके गायब हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी अधिकता के कारण ही एड्स रोग हो जाता है, तो याद रखना भैया, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी अधिक होती हैं? तो भैया सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स, एरिनोफिल्स या बेसोफिल्स? तो सबसे ज़्यादा होती हैं न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्राणी में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो भैया प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं शरीर की, जीवाणु बैक्टीरियाओं से लड़ने का काम करती हैं डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप खोजकर्ता कौन है? भैया ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने, और आरएच कारक की खोज की थी लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। किसने की थी? आरएच कारक, जिसे रीसस कारक या रीसस फैक्टर कहा जाता है। अभी बात कर रहा है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। और नीचे आगे आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? भैया लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। ये दोनों वैज्ञानिक थे, आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि हमने खोज तो कर ली, ब्लड ग्रुप चढ़ाए जा रहे थे, तो एक दूसरा व्यक्ति को चढ़ा रहे थे, तो वो कुछ दिनों बाद मृत्यु हो रही थी उनकी, तो उन्होंने बैठ के बात की कि कोई ऐसा एंटीजन और है जो इनको मृत्यु प्रदान कर रहा है। तो उन्होंने एक खोज कर दी, इसका नाम था आरएच फैक्टर। एक रीसस बंदर था, उसकी मकाका बुलेटा की आरबीसी में इनको देखा गया था। तो याद रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते? तो भैया रुधिर वर्ग एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। तो याद रखना ओ एंटीजन होता है, लेकिन इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो एंटीबॉडी इसमें ओ में तो पाया जाता है, लेकिन ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। ए बी एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। सॉरी, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ओ। ओ क्या होता है? इसमें एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए ये सर्वदाता कहलाता है। किसी रुधिर वर्ग दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, तो दोनों एंटीबॉडीज ए बी में पाए जाते हैं भैया। किस रुधिर वर्ग में कौन सा कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो कौन सा है? अभी अभी बताया, एंटीजन नहीं पाया जाता। ए बी में एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो ए बी में एंटीजन नहीं पाया जाता, तो इसे सर्वग्राही बोला जाता है। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, मेरे को कमेंट डालना, तो मैं आपको रोजाना ऐसे ही कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा आपको। मैं आपको वादा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर इन्हीं आपकी प्रैक्टिस सेटों से आएंगे। मैं वो क्वेश्चन नहीं ले रहा जो अभी अभी आए हैं, अभी अभी नहीं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो पहले भी आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादातर आपका इसमें आपको ये 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इसके बाद आपको 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे मैं आपको वीडियो डालूँ आपको तुरंत पता चल जाए, जिससे पढ़ सकूँ आप।
तो मेरा थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया, पहली वीडियो है।